कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय महावर जी विधायक हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। इम्तिहान तो हो गया है और नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं। अब कितने ये नतीजों में तब्दील हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये तो कल साफ होगा, लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल्स आपने देखे उसमें बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो जी मीडिया का एग्जिट पोल है, एआई एग्जिट पोल, उसका कहना है कि दिल्ली में बीजेपी को 2 से 4 सीटें को ला सकती है और इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल को आप माने ना माने, लेकिन कल के नतीजों से एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? 7 की 7 सीटें जीतने वाले हैं, हैट्रिक करने वाले तीसरी बार। क्योंकि दिल्ली इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का मैं कन्वीनर भी हूं, जिसके नाते मुझे 7 सीटों को देखने का, समझने का और काम करने का मौका मिला है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। एआई सर्वे जो आया है, जो एग्जिट पोल से भी थोड़ा इतर दिखा रहा है, तो वो हो सकता है कि पहली बार जी ने इंट्रोड्यूस किया है, कुछ खामियां रह गई हूँ कुछ साइंटिफिक तरीके में भी, कि जब देश में पहली बार ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स आए थे, वो भी बार बार कई बार के अभ्यास के बाद प्यूरिफाई होते रहे साइंटिफिक तरीकों को। तो पहले के मुकाबले अब ज्यादा एक्यूरेसी आती है एग्जिट पोल्स की भी। इसी तरह एआई पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, हो सकता है उसमें अभी इन्होंने चूंकि बेस लिया है सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया को बेस लेकर के बात अलग ढंग से आ सकती है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन एग्जिट पोल में तो सैंपल साइज होता है, जो लोग वोट डालते हैं वही अपने उस भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा सटीक तरीका है। लेकिन मैं एग्जिट पोल से ज्यादा कल के एग्जिट पोल में विश्वास करूंगा। दिल्ली के लिए मैं ये प्रतिबद्ध हूं और पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिला रही है, बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ कमल खिला रही है, कहीं कोई भी दुविधा हमको नहीं है। चलिए, आपका दावा तो सर ये है कि 7 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन ऑन व्हाट बेसिस? कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आपके फेवर में काम करते हुए इन इलेक्शंस में नजर आए हैं कि एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप 19 का रिजल्ट? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि डिलीवर किया है हमने। देखिए, देश के माँ भारती के बेटे ने देश का नेशनल प्राइड जो है वो दुनिया के सामने ऊंचा किया है, नंबर 1। नंबर 2, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज दिल्ली में भी आईटीओ हो या अंडरपास हो या बदरपुर का हो या पेरिफेरल हो, दिल्ली के भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास केंद्र सरकार ने किया, चाहे वो मेट्रो के रूप में ही क्यों ना हो। इसी प्रकार जो हमारा धार्मिक इशू है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कह सकते हैं हम इसको, वो भी एक, चाहे राम मंदिर का इशू हर किसी के दिल में था, उसकी डिलीवरी की है। और चौथी बात, जो जिसको आजकल नए रूप में लाभार्थी वर्ग कहते हैं, हमने डिलीवर किया है। 31 लाख करोड़ रुपया इस देश को डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में गया है। पहले राजीव गांधी क्या करते थे, 15 पैसा आता है। हमने 11 करोड़ इज्जत घर दिया, 9 करोड़ हमने उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिया, हमने 4 करोड़ लोगों को घर मकान दिया पीएम आवास योजना के तहत, और आयुष्मान योजना के तहत भी करोड़ों लोगों को लाभ दिया। हालांकि दिल्ली में इसका लाभ अभी नहीं मिल पाया है, दिल्ली वासियों को इसकी तकलीफ है, क्योंकि कोरोना जैसे कठिन काल में भी आयुष्मान का लाभ जो केंद्र की तो प्रधानमंत्री की योजना थी, उसको दिल्ली सरकार के नकारापन के कारण हम लागू नहीं कर पाए। तो डेवलपमेंट हो या सांस्कृतिक धार्मिक राष्ट्रवाद हो या हमारा नेशनल प्राइड हो, हर जगह हमने डिलीवर किया है। और 2014 का चुनाव एक उम्मीद का जो चुनाव था, 2019 में वो विश्वास का बना, और 24 में वो मोदी की गारंटी का चुनाव बना। और क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और गठबंधन के लोग इंडी, वो जो भी कमिटमेंट कर रहे हो देश से, लोग उनके क्रेडिबिलिटी पर भरोसा नहीं कर रहे, जबकि देश आज नरेंद्र मोदी जी की हर बात का भरोसा करता है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पर डिलीवरी की। ठीक है सर, लौट रही हूं मैं आपके पास वापस। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी भी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस
से प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने तमाम एग्जिट पोल्स देखे होंगे और आप उन एग्जिट पोल्स को नकार भी देंगे, ये भी हमें पता है। जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल आया है जिसमें दिल्ली में बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिलती नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। अभी जब हम अजय जी से बात कर रहे थे कौन से फैक्टर्स उनके लिए काम किए हैं इन इलेक्शंस में उनके फेवर में, वही सवाल मेरा सर आपसे है कि इंडिया गठबंधन के लिए कौन से फैक्टर्स काम किए हैं दिल्ली में कि इंडिया गठबंधन को दिल्ली की जनता ने चुना? देखिए, आज का इलेक्शन जो पिछले इलेक्शन से बदला इसलिए कि 2014 के अंदर अगर कोई बात नरेंद्र मोदी जी कहते थे तो उसको काउंटर अगर विपक्ष करता था तो देश की जनता उसके अगेंस्ट जाती थी। 19 के अंदर भी ये रेवेन्यू था, लेकिन आज 24 के अंदर क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के नेता प्रवक्ताओं का अहंकार मुंह पे इतना चढ़ गया क्योंकि देश की जनता ने जो सपोर्ट उनको दी उसमें उन्होंने जो नारा लगाया उसमें देश के उस संविधान को बदलने की बात करी जो संविधान देश के हमारे बड़े नेताओं भीमराव अम्बेडकर जी ने और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं की सरपरस्ती के अंदर तैयार हुआ। आज वो मुद्दा देश के जनमानस पर कर गया कि अगर एक सरकार या एक व्यक्ति को ज्यादा पावर दी जाएगी तो वो लोकतंत्र के अंदर हानिकारक होगा और वो हिटलरशाही के रूप के अंदर बदलेगा। ये इतिहास गवाह है और इसी की अगेंस्ट आज भाजपा के अगेंस्ट वोट गया है और इसी के लिए दिल्ली के जनमानस जो 7-0 का अहंकार भाजपा कर रही थी वो आज 5-2 पे क्या है, मैं 7-0 से हारेंगे ये। क्योंकि जब आप अपनी चलती हुई चुनी हुई सरकार को अपने प्रशासन के तंत्र पर इस्तेमाल करते हैं और मुख्यमंत्री को जेल में भेजते हैं और उसी मुख्यमंत्री का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए करते हैं, तो ये सब बातें दिल्ली की जनता के जनमानस के घर में करी। क्योंकि अगर आबकारी नीति के टाइम पर जो घोटाला हो रहा था तो उस समय जो इनके सांसद थे, एलजी थे, जो निगम पार्षद थे, तो वो क्यों सोए हुए थे? उसकी कंप्लेंट तो विपक्ष की भूमिका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने करी थी और हमसे प्रश्न खड़ा करा जाता है कि हमने गठबंधन क्यों किया। हमने गठबंधन सिद्धांत और नैतिकता के आधार पर करा। वो था लोकतांत्रिक प्रक्रिया कि चुने हुए मुख्यमंत्री को कोई भी सरकार जब चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, कभी पर जिस मैटर में सर उनको गिरफ्तार किया गया है उस मैटर में तो सबसे पहले एफआईआर आपने ही करवाई थी ना, सबसे पहले शिकायत आपने ही करी थी। तो मैंने अपने वक्तव्य में बोल ही रहा हूँ कि सबसे पहले इस जो आबकारी नीति का घोटाला था उसका विरोध और उसकी कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी ने करी। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा संबंध सिद्धांत के विरुद्ध जरूर है लेकिन देश की दिल्ली की जनता के हित में है। क्योंकि आज दिल्ली की जनता ये बात पूछ रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी का प्रचंड बहुमत था और लोग उन्हें पसंद करते थे तो वो दिल्ली में आके क्यों हारे, वो महाराष्ट्र में क्यों हारे, वो पंजाब में क्यों हारे, वो तेलंगाना में क्यों हारे। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर क्षेत्र पार्टियों ने अपना वर्चस्व दिखाया और क्षेत्र पार्टियों के मुद्दों ने भाजपा के उन मुद्दों को पीछे कर दिया। और आज 24 का इलेक्शन भी वही है। आज आप कहेंगे आज कोई नरेंद्र मोदी जी की हवा नहीं है, आज देश के अंदर कोई राष्ट्रवाद की हवा नहीं है। अगर मंदिर बना सनातन धर्म के अंदर बना, कोर्ट के अधीन बना और उसी में सनातन के धर्माचारी अगर विरोध कर रहे थे तो वो तो कांग्रेस का विरोध नहीं था। एक हिंदू होने के नाते अगर सनातन में गुरु शंकराचार्य के 4 पीठ मेरे आराध्य हैं और मैं उनको गुरु का उपाधि देता हूं, अगर मेरे गुरु उस बात के लिए कह रहे हैं कि मंदिर अपूर्ण है और पूरा नहीं बनाया है और गवर्नमेंट को राजनीति के लिए अगर उसमें करा गया उसके लिए कांग्रेस ने उसका साथ दिया। अब इसको आप राजनीति में घुमाते हो, ये आप आज कोई मुद्दा नहीं। आज देश के अंदर बेरोजगारी। आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जो बात की है, अजय जी आपके पास आ रही हूं मैं इस सवाल के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, जब लोकसभा इलेक्शंस शुरू होने वाले थे उससे पहले उनकी गिरफ्तारी होना किस तरह का असर आपको लगता है कि इन इलेक्शंस पर पड़ा होगा? क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में भले ही दिल्ली की जनता बीजेपी को मैंडेट 2019 और 2014 में देती नजर आई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी असेंबली इलेक्शंस में मैंडेट दिया। ऐसे में उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाना, उनकी गिरफ्तारी होना, किस तरह का असर आपको लगता है कि इन इलेक्शंस पर पड़ा होगा उससे? देखिए, उसका कोई असर नहीं है और इन्होंने तो सोचा था। देखिए, कट्टर बेईमानी का इन्होंने सबूत दिया और भ्रष्टाचार के हाईकोर्ट ने जो सख्त टिप्पणियां की हैं और उसमें प्राइमा फेसी इनको बताया गया है कि ये आरोपी हैं
और मनी ट्रेल भी साबित हो रही है, गोवा पैसा गया ये भी साबित हो रहा है, और इसीलिए बार बार जमानतें खारिज होती रही हैं। स्पेशल इनको ट्रीटमेंट करते हुए ठीक है 21 दिन के लिए पैरोल पर जैसे रिहा करते हैं वैसे रिहा किया गया, लेकिन कांग्रेस के जो हमारे बंधु चंद्रमोहन जी कह रहे थे, इसी कारण कांग्रेस न घर की है न घाट की है, न खुदा मिला न विशालेश्वरम। इनको यही पता नहीं है कि किस विरोध करना है कि साथ देना है। जिस भ्रष्टाचारी की गोद में ये चोर चोर मुशर्रफ भाई बैठे हैं, दिल्ली की जनता ने इसको देख लिया है कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। रही बात अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद भी जिस प्रकार से अब का उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ घटना घटी है, इससे पहले अंशु प्रकाश के साथ घटना घटी थी उन्हीं के निवास पर, जिस प्रकार गुंडाई हो रही है, एक राज्यसभा सांसद को उनका पीए पीटता है और महिलाओं में ये बात बहुत खराब रूप में गई है। मुझे लगता है बहुत भारी नुकसान हुआ है इनका, ये माने या ना माने, आज नहीं मानेंगे लेकिन 24 घंटे के बाद ये मान लेंगे और तब ये कोई ईवीएम का बहाना ढूंढेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहले भी दिल्ली में कोई काम नहीं किया। 10 साल में क्या इन्होंने प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त किया? क्या इन्होंने यमुना जी साफ की? क्या हर घर में नल जल दे दिया? इन्होंने कोई काम नहीं किया और कांग्रेस उसको गोद में उठाके चल रही है। तो कांग्रेस का नकारापन है। अरे कांग्रेस को तो जिस शीला दीक्षित को गालियां दी इसने, जिस शीला दीक्षित के लिए 360 के पन्ने लेके घूमते रहे, ये एफआईआर दर्ज कराऊंगा, और उसी नेता उस पर वो कहते हैं कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, इस वजह से हम सब एक साथ आए हैं। तो आपका कहना यह है उसमें कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है जब मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है। आपके विरोधियों का कहना है कि ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। देखिए, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये परिवारवाद और वंशवाद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे और उनके रिकॉर्ड पर है संजय सिंह के इनके बयान सारे, और जिन जिन को ये नाम लेते थे उनके साथ गलबाहियां कर रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे परिवारवाद। दिल्ली में रामलीला बाजार में हुई इंडी गठबंधन की, तो मंच पर कौन था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद तेजस्वी यादव, उसके बाद इनका स्टालिन का बेटा। तो कुल मिलाकर के, और उस पर सुनीता भाभी, उसके बाद कौन? तो कल्पना सोरेन। ये सब परिवारवाद इकट्ठा था वहां। परिवारवाद अपने अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने अपने तंत्र को बचाने के लिए ये इकट्ठे हुए और देश की जनता ये देख रही है और इसकी सजा इनको मिल चुकी है। सिर्फ रिजल्ट कल आएगा। एग्जिट पोल को ये नहीं मान रहे, ना माने, ये तो पहले भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन चारों तरफ के जब एग्जिट पोल किसी दल के फेवर में नहीं आता है तो हर दल उसको नकार ही देता है। अभी जब जी का एआई एग्जिट पोल आया है उसमें 2 से 4 सीटें बीजेपी को दिखाई जा रही है, तो वो तो आप भी नहीं मान रहे ना, आप भी यही दावा कर रहे हैं कि 7 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। बहरहाल कल जब रिजल्ट आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। एग्जिट पोल्स आते रहते हैं। भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे थे। चंद्रमोहन शर्मा जी, इन इलेक्शंस में भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बना है? देखिए, पहले तो मैं अपने मित्र की बात का जवाब देता हूँ कि इनको स्वाति मालीवाल बहुत याद आ रही है। तो स्वाति मालीवाल तब याद नहीं आई जब वो जंतर मंतर के ऊपर बैठ के महिला पहलवानों के हक की बात कर रही थी। तब स्वाति मालीवाल की चिंता नहीं आई कि वो एक महिला अपने महिलाओं के दर्द की बात कर रही है। तब उस महिला की याद नहीं आई जब बाद में बीच में मत पॉपकॉर्न की तरह उठाकर उछला करिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना आपकी बात। मुख्यमंत्री आई जब एक कारगिल के जवान की वाइफ को नंगा कर घुमाया गया, तब आपको रास्ता याद नहीं आई। तब आपको रास्ता याद नहीं जब उन्नाव के अंदर एक बेटी को तेल के साथ जला दे गया, रास्ता याद नहीं आई। उत्तराखंड की बेटी नकीता आज भी इंसाफ मांग रही है, तब रास्ता याद नहीं आती, तब महिला का प्रेम याद नहीं आता है। कब तक घिनौनी राजनीति करोगे आप लोग? देश की जनता आप पे भरोसा करती है, माना। देश की जनता आपको जिताती है, माना। लेकिन जिस अहंकार में आके आप देश की मातृशक्ति का अपमान करते हो, जिस अहंकार में आके आप देश के युवाओं को बेरोजगार करते हो, जिस अहंकार में आके आप देश के सेनानियों का अपमान करते हो, और आपका खुद का सांसद कहता है कि चाइना के अंदर कब्जा और आप चुप मौन बने बैठे रहते हो, और परिवारवाद की बातें आप बहुत करते हो। परिवारवाद तो आपकी पार्टी के अंदर भरा पड़ा है, कहां पर परिवारवाद नहीं है? अमित शाह जी के पुत्र क्रिकेट की AB सिन्हा जानते हो, लेकिन सेक्रेटरी हैं। अनुराग पटेल क्या अनुराग ऊपर से आए थे क्या? संजीव सूर्या ऊपर से टपकी हैं क्या?
वो परिवारवाद नहीं है। आपको परिवारवाद वो दिखता है जो विपक्ष का है, और विपक्ष के नेताओं ने देश के अंदर बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, आपकी तरह निक्कर पहन के अंग्रेजों के साथ खड़े नहीं हुए हैं, इसलिए आज आपको वो परिवार बड़ा दिखता है। और मुद्दे की बात ये करिए कि आप अपने टाइम पर कितना रोजगार दिया वो बताया करिए, देश में आपने कितनी महिला सुरक्षित करी है वो बताया करिए, आपके रहते हुए किसानों की इनकम डबल क्यों नहीं हुई, उनको एमएसपी, उनका लोन माफ क्यों नहीं हुआ ये बताइए, आपके रहते हुए चप्पल पहन के जो व्यक्ति जहाज पे जाना जाता था उसकी चप्पल छीन ली और उसको बस तक नहीं जाने दिया ये बताइए, वो पैदल यहाँ से यूपी क्यों गया। कोरोना के अंदर आपने ताली और थाली बजा दी, जितने व्यक्ति मरे, जितने व्यक्तियों की शहादत गई, उसको आपने क्या दिया ये बताइए। प्रश्न ये उठता है, एक बच्चा पढ़ता है और उसका पेपर लीक हो जाता है और आप मुझे जवाब देने दीजिए, ये बताइए। जी आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए अजय जी। कांग्रेस, मेरे सवाल के साथ भी आप उनका जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस जो अपना न्याय पत्र लाई, उन्होंने अगर महिलाओं को 1 लाख सालाना देने की बात की, युवाओं को 30 लाख नौकरियां देने की बात की, एमएसपी कानून बनाने की बात की, पीएमएलए खत्म करने की बात की, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने की बात की, तो इसमें बीजेपी को उनका मैनिफेस्टो डार्क मैनिफेस्टो क्यों लगता है? तो लोगों के हित की बात वो कर रहे हैं ना सर, उनके जवाब के साथ ये भी मैं उस पर भी आता हूँ। जो भाई साहब कह रहे थे कोरोना काल की बात, अरे भैया आपको दिखता नहीं है तो चश्मे का नंबर बदलो। इस कोरोना जैसी भीषण महाकाल में जब पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है, ये भारत की बुराई कर रहे हैं, मतलब क्या गजब की बात है। इसीलिए तो इन्होंने, देश की जनता ने इनको नकारा है। जब दुनिया ये लोहा मान रही है कि भारत ने सबसे अच्छे ढंग से निपटा इस काल से। रही बात, आपको मालूम है अमेरिका में 30 करोड़ की आबादी है, 10 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है, भारत का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गांव में भी नहीं है। उसके बाद भी और इतने कुशल प्रबंधन के कारण आज देश में 140 करोड़ की आबादी में 5 लाख मौत हुई है। ये कुशल प्रबंधन है, आप इसको आसानी से मत बोलिए। और इकोनॉमिक मैनेजमेंट आप देखिए, भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया इस विपरीत परिस्थिति में। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसका भी इंपैक्ट आ रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसका भी इंपैक्ट आ रहा है, कोरोना की महामारी का इंपैक्ट भी आया, उसके बाद भी देश में महंगाई दम थमी नहीं, महंगाई दर आपको नहीं दिखता, ना दिखे, आप प्रोपेगेंडा करते रहे। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कुशल नीति और नेतृत्व के साथ खड़ी है, और उसका जवाब आपको अगले 24 घंटे में मिल जाएगा, और उसके बाद आप मुंह छुपाते चलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि सच को आप मानने को तैयार नहीं है। रही बात, आपने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर कोई बात किसी की एसेट को स्कैन करने की आएगी, अगर विरासत टैक्स की बात करेंगे, सैम पित्रोदा कौन है? पर सर वो मैनिफेस्टो में तो उसकी बात नहीं की है ना। चीफ एडवाइजर ऑफ कांग्रेस पार्टी, चीफ एडवाइजर ऑफ राहुल गांधी, वो विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। इनके घोषणा पत्र में लिखता है कि हम प्रॉपर्टी को स्कैन कराएंगे, वेल्थ का स्कैन कराएंगे, तो हम तो उसकी आवाज उठाएंगे ना। आप किस और देश को ले जाना चाहते हैं? आप 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हैं या 18वीं शताब्दी का बनाना चाहते हैं? आप पीछे क्यों लेके जाना चाहते हैं देश को? इसीलिए, और 70 साल आपने भी राज किया है, 65 साल, तो आपने आज तक कितने गरीबों को बाहर निकाला गरीबी रेखा से? हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अगर हमने लोगों को इस कोरोना काल में 5 किलो राशन से किसी का परिवार नहीं चलता, लेकिन उसको एक तरह से थोड़ा सा मदद करने का प्रयास किया इस सरकार ने, और लगातार कर रही है। तो आप, ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर हम गरीबों शोषित वंचितों को समर्पित ये सरकार रही है, और उसको डिलीवरी दिया है, और उसका परिणाम आपको कल के परिणाम में निकल जाएगा। ठीक है अजय जी। चंद्रमोहन शर्मा जी, मेरे मित्र ने भारत की बात करी, 68 करोड़ लोगों ने इस वोट में चुनाव दिया है। देश की आबादी 145 करोड़ है। जो पार्टी जीतेगी, हार जीत कल पता चलेगी, जो जीतेगा हार जीत एक अलग मायने रखती है। लेकिन कितने परसेंट वोट भाजपा को पड़ते हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ लोग भाजपा के राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रता को मानते हैं, और 145 करोड़ में बाकी बचे लोग इनकी नजर के अंदर देश के लिए हितकारी नहीं है, वो देश के विरुद्ध काम करते हैं। और जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें 58 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, जो 158 लाख करोड़ रुपए मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 14वें प्रधानमंत्री होने के बाद देश को दिया, ये देश का स्वर्ण काल है।
जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता छाती ठोककर अपनी बात कहते हैं और 58 लाख करोड़ को 158 करोड़ तक का कर्जा देते हैं, जिसके अंदर 87% लोग कुपोषण से पीड़ित हो देश के अंदर। उस देश के नेता छाती ठोक कर कहते हैं बाहर के देश में जाके, ये कोई देश था, इस देश में तो कोई आना नहीं चाहता था। ये मैंने कहा था, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। तो 70 साल पहले भी देश स्वर्ण काल के अंदर स्वर्ण पक्ष चिड़िया कहलाता था, आज भी कहलाता है। ये मेरी राष्ट्रता है, ये कांग्रेस की राष्ट्रता है, ये भाजपा की राष्ट्रता नहीं है। अब प्रश्न क्या खड़ा होता है? प्रश्न ये खड़ा होता है दोस्त, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, तो इलेक्ट्रल बोर्ड के अंदर जो पैसा था, ना तेरा ना मेरा, तो था किसका? जब कोई इलेक्शन होता है उसके अंदर जब आपका तंत्र इस्तेमाल करता है और उसमें पैसा आता है, वो तेरा ना मेरा, तो था किसका? अब आपकी नजर में अगर भ्रष्टाचार के अंदर सारे विपक्ष भ्रष्टाचारी है, तो फिर उस भ्रष्टाचारी के अंदर आप विपक्ष के लिए लोकतंत्र को खत्म करने की बात तो आप कह ही रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर आप ये क्यों कहते हैं कि हम लोकतंत्र नहीं खत्म करेंगे, भीमराव अम्बेडकर भी नीचे आ जाएंगे, वो भी लोकतंत्र नहीं खत्म कर पाएंगे? तो आपकी दुभाषी बातें आज देश के अंदर अपने अपने मुद्दों के तहत दोनों ही अलायंसेस ने चुनाव लड़ा है और अब नतीजे भी कल साफ हो जाएंगे कि जनता ने किसको चुना है। बहरहाल समय की थोड़ी सी कमी है, तो अजय जी और चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका।